केस में हमने ये देखा था कि ई नॉट अपॉन ओमेगा एल को हमने आई नॉट बोल दिया था, ठीक है। तो आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन ओमेगा एल हमने इंडक्टिव वाले केस में करा था। अच्छा, अगर इसको रेसिस्टिव वाले केस से कंपेयर करें जहाँ पर आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन आर था, तो ये जो डिनोमिनेटर में ओमेगा एल है और इधर डिनोमिनेटर में आर है, तो ओमेगा एल आर वाला ही काम कर रहा है एक तरह से, ठीक है। तो इसको ही हम रिएक्टेंस बोल देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सच अ नॉन रेसिस्टिव अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, such a non-resistive opposition to the flow of current is called reactance। नॉन रेसिस्टिव का मतलब क्या है कि भाई यहाँ पर रेसिस्टेंस नाम की तो कोई चीज़ नहीं है ना, और यहाँ पर रेसिस्टेंस है और ये रेसिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा है। रेसिस्टेंस का काम क्या होता है कि करंट के फ्लो का अपोज करना, अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। तो ये नॉन रेसिस्टिव है, मतलब रेसिस्टेंस वाला अपोजिशन नहीं है, लेकिन हाँ अपोज कर रहा है। अपोज करने का काम ये है कि मतलब रेसिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा है, रेसिस्टेंस है नहीं। इसको बोलेंगे सच अ नॉन रेसिस्टिव अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रिएक्टेंस, is called reactance। और फिर लिखेंगे in this case it is called inductive reactance। in this case it is called, अरे अब सब ठीक है हाँ, पापा सिस्टर सब हाँ? it is called inductive reactance। और रहते कहाँ पर हो तुम? उत्तर इतनी दूर से आते हो? कहाँ पर? हाँ बिलानंदम तो मैंने देखा है, हमारे यहाँ से अभी गए हैं, ये 302 से गए हैं वहाँ पर रहने, बत्रा। अच्छा, जानते हो क्या? मोहित बत्रा। अच्छा अच्छा, तो वहाँ पर तो वहाँ से तो फिर मतलब तुम्हें दूर पड़ता होगा जरा। इट इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। तो रिएक्टेंस क्या काम करता है? बिल्कुल वही वाला काम करता है जो रेसिस्टेंस करता है, ठीक। अच्छा जी, अब इसमें एक चीज़ देखेंगे, एक ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो वन लाइनर में पूछा जाता है, वो चीज़ अभी नोट करवाऊंगा आपको। तो इसको हमने बोला एक्सएल इज इक्वल टू एक्स एल बोल दिया, कैपिटल एक्स सबस्क्रिप्ट में एल, कैपिटल एक्स सबस्क्रिप्ट में एल, ओमेगा एल। अब ओमेगा को हम क्या बोलते हैं? 2πf, यानी ओमेगा की वैल्यू होती है 2πf, तो 2πf एल ये हो गया, ठीक है। अब इसी में एक चीज़ छुपी हुई है, देखिएगा क्या नोट करेंगे कि फॉर ऐसा यूनिट ऑफ एक्सएल इज, ऐसा यूनिट ऑफ एक्सएल पहले तो ये लिखो, ऐसा यूनिट ऑफ एक्सएल इज ओम्स, तो इसकी ऐसा यूनिट ओम हो गई। अच्छा, अब जरा देखिएगा फॉर AC यानी कि यही जो हम पढ़ रहे हैं ऑल्टरनेटिव करंट, और AC एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। एक्सएल जो है वो उसके फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। फॉर DC ये फ्रीक्वेंसी किस चीज़ की है कि ऑल्टरनेटिव करंट कितनी बार ऊपर जा रहा है, कितनी बार नीचे जा रहा है ना। तो बार बार वो जो है वो स्विच कर रहा है, बार बार ऊपर नीचे जा रहा है ऑल्टरनेटिव करंट। तो ऑल्टरनेटिव करंट में तो फ्रीक्वेंसी होगी, जो डायरेक्ट करंट है, डायरेक्ट करंट में तो फ्रीक्वेंसी होती नहीं, वो तो ऐसे ही चलता रहता है बिल्कुल सीधा एक स्ट्रेट लाइन की तरह, चेंज ही नहीं होता। तो डायरेक्ट करंट की केस में जो फ्रीक्वेंसी है कितनी हो गई? 0 हो गई। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 0, सो एक्सएल इज इक्वल टू 0, एक्सएल इज इक्वल टू 0। अब स्टार बनाकर लिख लेना एक लाइन, इन दो चीज़ों से एक चीज़ क्लियर हो रही है, लिखेंगे दस एन इंडक्टर अलाउज DC टू फ्लो थ्रू इट इजीली, दस एन inductor allows DC to flow through it easily but opposes the flow of AC through it।
but opposes the flow of AC through it, ये हो गया, ठीक है। इसके बाद अब अगला ये इंडक्टिव रिएक्टेंस हो गया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट जो लाइन लास्ट में लिखवाई है, ये इसी तरीके की एक लाइन में आपको अभी कैपेसिटर में लिखना होगा, ठीक है। तो वो चीज़ भी बता दूंगा, उसका भी ध्यान रखिए। इंडक्टिव रिएक्टेंस के बाद हम अगला करेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस, अब जरा कैपेसिटिव रिएक्टेंस वाला एक बार डेरिवेशन देख लीजिए, जिसमें हमने कहा था एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली अ कैपेसिटर। तो उसमें हमने ये बोल दिया था कि आई की वैल्यू आई थी, जब हमने कैपेसिटिव सर्किट में देखा था तो आई की वैल्यू आई थी बेटा ओमेगा सी ई नॉट कॉस ओमेगा टी, ओमेगा सी ई नॉट कॉस ओमेगा टी, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करा, ये जो कॉस था इसको हमने ऐसे लिख दिया था ओमेगा सी ई नॉट, और इसकी जगह हमने लिख दिया था साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, साइन 90 प्लस थीटा लिखा जा सकता है कॉस थीटा। अच्छा, अब हमने क्या करा कि आई इज इक्वल टू, इसको लिखा ई नॉट। तो जब हम करंट की बात करते हैं, तो जैसे हमने ये देखा था कि आई इज इक्वल टू आ गया था ई नॉट अपॉन आर साइन ओमेगा टी, ये था प्योरली रेसिस्टिव सर्किट में। प्योरली रेसिस्टिव सर्किट में ये था, तो ई नॉट अपॉन समथिंग होना चाहिए ना, ई नॉट अपॉन समथिंग होना चाहिए, तभी तो पता चलेगा कि वो उसका रिएक्टेंस क्या है। इसी तरह से जब हमने प्योरली इंडक्टिव की बात करी थी, तो प्योरली इंडक्टिव में क्या हुआ था, ये आया था आई इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, ठीक है। ये आया था हमारा प्योरली इंडक्टिव सर्किट के केस में। तो यहाँ पर हमने ये कहा था कि ई नॉट के नीचे जो है वो आर की तरह बिहेव कर रहा है, ये देखिए, है ना। तो उसी को हमने एक्सेल बोल दिया था। भाई इसमें क्या करेंगे, ये जो ओमेगा सी है, ई नॉट तो एज इट इज, नीचे अगर कुछ किसी चीज़ को लेकर आना है जो मल्टीप्लाई में है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में लाएंगे। 1 अपॉन ओमेगा सी लिखूंगा तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ई नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी, क्या हो गया, सब ठीक तो है। साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, एक मतलब बचपन में बहुत अच्छी चीज़ हुई थी मेरे साथ, और आज भी मतलब सोचकर बड़ा अच्छा लगता है। तो आपने फेमस राइटर को सुना, आर डी शर्मा। तो आर डी शर्मा से ट्यूशन पढ़ा हूँ, ठीक है। और तब वो इतने फेमस नहीं थे, और कौन सी क्लास में था मैं था शायद 7th या 8th क्लास में, और घर था उनका, काफ़ी बड़ा घर था। और आज भी जो साइकिल है, साइकिल चलानी उन्हें आती है, और नंबर मेरे पास है नहीं उनका, क्योंकि वो बहुत बड़े आदमी हो गए और टेक्निकल डायरेक्टर हैं। वो देखना कभी अगर आर डी शर्मा की बुक उठा कर देखोगे तो, लेकिन अगर मैं जाऊंगा तो वो पहचान जरूर जाएंगे, क्योंकि मैं था और मेरे साथ 4-5 बच्चे और जाते थे उनके पास पढ़ने, और वो ट्यूशन पढ़ाते नहीं थे, मतलब वो रिसर्चर जैसे होते हैं ना, तो वो उसमें अपना बैठ कर, और एक बड़ा सा गैराज जैसे गाड़ी होती है, गाड़ी थी नहीं उनके पास एक साइकिल थी। और बड़ी मज़े की बात आपको बताऊँगा कि साइकिल चलानी उन्हें आती नहीं थी, साइकिल थी उनके पास। वो करते क्या थे, उनको ज़बरदस्ती घर से बाहर भेजा जाता था, उनकी वाइफ भेजती थी। 2 लड़के थे उनके, और दोनों लड़के भी जो थे वो भी उनसे नाराज़ रहते थे कि पापा को किसी से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ मैथ्स में घुसे रहते। तो अब क्या हुआ कि वो चले गए, वो जैसे उनको घर से भेजा जाता था कि जाओ और जाकर जो है सब्ज़ी लेकर आओ, वो सब्ज़ी लेकर आते थे, हम रास्ते में मिल जाते थे। मैं कई बार नोटिस करा, तो मैं था, मेरा एक दोस्त था सौरभ, तो वो थोड़ा ज़्यादा बोलता था, मैं थोड़ा शर्मीला था, मैं बोलता नहीं था, वो ज़्यादा बोलता था। कहता सर सब्जी लेकर आते रहते हो, कभी साइकिल पर बैठे हुए तो देखा नहीं आपको, साइकिल पर फटाफट बैठो, घर जाओ जल्दी। तो उन्होंने कहा अरे ऐसे मेरा मन नहीं करना चाहिए, तो साइकिल को ऐसे हैंडल पकड़कर और ऐसे लेकर जाते थे, साइकिल के हैंडल पर इधर उधर झोला डाल देते थे सब्जी को, और जाते थे। हम जाते थे उनके घर पर पढ़ने। जब बहुत टाइम हो गया, जब मैं 6th 7th के बाद फिर मैं 8th 9th में, फिर मैंने पापा से कहा, मैंने कहा पापा ये जो है ना, ये बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, हमें पेपर में तो वो सारी चीज़ें आती हैं,
तो हम ये कहने लगे, पढ़ाते बहुत बढ़िया थे, हमें बचपन में ये याद करवाया गया कि 2 2 4, 2 3 6। उन्होंने ये बताया था कि ये इज ऑब्लिक आर होता है, इज ऑब्लिक आर होता है, ठीक है। तो मुझे पता नहीं था ये, और मैंने अब फिर धीरे धीरे जब हम बड़े हुए, बड़े होकर हमने खुद से चीज़ों को पढ़ना शुरू करा, तो ये पता चला कि जैसे 2 into 1, तो 2 1 इज आर नहीं होता, ये होगा 2 1 is 1, 2 1 is 1, मतलब 2 को अगर एक ही बार रख दिया जाएगा एज इट इज, तो वो 1 आएगा, वो सॉरी 2 आएगा, वो 2 आएगा। अच्छा 2 2, अब ये आर होगा, 2 2 आर, 2 2 आर, मतलब 2 को 2 बार अगर ऐड कर दिया जाए तो प्लूरल हो गया ना। शायद ऐसा हो जाए कि 1 2 is 1, 1 3 is 2, ये 2 1 जा 2, जैसे 2 1 जा, अब वो 1 जा बोल देते हैं, तो हमको ये पता ही नहीं था, हम तो जा याद था बस, जा तो कब तो जा बोल देते, 2 2 जा, इसलिए बोलते थे 2 2 जा, है ना। तो इन्होंने बताया कि भाई ये 4 होता है, और 2 into 3, तो ये 2 3 आर हो गया, 6 हो गया। अच्छा कभी जैसे हम जाते थे तो उनका ये स्टाइल था कि जो राइटिंग पैड होता है ना, राइटिंग पैड में पेपर लगा कर रखते थे और इंक पेन से ही लिखते थे। और एक और अजीब चीज़, ये 8 नंबर का पैर था और 10 नंबर का जूता पहनते थे। ये सर ये इतने बड़े बड़े जूते क्यों पहनते थे? कहते कि ये जो है मेरे को थोड़ा कंफर्टेबल रहता है, ढीले रहते हैं, आराम से उतर जाते हैं जूते। तो जूतों को यूँ उतार देते थे। रूम के अंदर कबूतर ही कबूतर है, और रूम नहीं था, गराज थी वो, ठीक है। स्कूटर भी नहीं था, गाड़ी भी नहीं थी उनके पास, गराज थी, और गराज के अंदर कागज़ ही कागज़, कागज़ ही कागज़ रखे रहते। तो किताबें दुनिया भर की, और पापा की रिक्वेस्ट करने पर उन्होंने हमें पढ़ा दिया, ठीक है। अब ये कहानी कैसे याद आई, ये तुम्हें देख कर याद आई, क्योंकि हम कई बार क्या होता था, थक जाते थे ना, तो हम ऐसे बैठ जाते थे सर पे हाथ रख के। तो वो उनकी बात याद आ गई, आज भी याद आती है। तो वो ये कहते थे कि भाई जब आदमी बर्बाद हो जाता है तब उसे सर पे हाथ रखना चाहिए, अभी तुम बर्बाद नहीं हुए, है ना। वो अभी मोटिवेट करने के लिए कहते थे, है ना, तो इसलिए सर पर हाथ रखा। तो ये था। और पढ़ने भी अगर जाते थे तो कई बार ऐसा होता था कि अगर सर नहीं है तो उनके अगर बेटे ने खोल दिया दरवाज़ा, वही पापा नहीं है घर पर, जाओ ऐसा, मना कर दिया। दूसरा बेटा वो भी ऐसे डांट के भगा देता था उनको। तो उनको ये लगता था कि एक तो पापा वैसे ही फैमिली को टाइम नहीं देते, और ऊपर से ये नालायक और आ गए, ठीक है। तो वो हमें मतलब ऐसे झटक कर भगा देते थे। तो 4-5 बच्चे हम जाते थे बस, और वो कोई टाइम ही नहीं था, कोई टाइम नहीं था। चले गए तो पता चला जी 1 घंटे हम वेट ही कर रहे हैं, है ना, क्योंकि सर नहीं है, क्योंकि सर आते थे ट्रेन से, और ट्रेन से आने के बाद पैदल पैदल आ रहे हैं, धीरे धीरे, कोई मतलब ही नहीं दुनिया से। मतलब ऐसा लग रहा है, ऐसा लगता है सोचकर कि जैसे कोई फिल्म देखी हो मैंने लाइफ में। ऐसे एक इंसान को मैं जानता हूँ, और ये नहीं पता था कि ये आदमी इतना बड़ा आदमी बन जाएगा। आपको पता है कि आज NCERT की बुक्स जो हैं वो भी उसके सजेशन पर लिखी जाती है, क्योंकि टेक्निकल डिपार्टमेंट और ह्यूमैनिटी डिपार्टमेंट के वो हेड हैं। कभी देख लेना R.D. शर्मा की कोई बुक, तो उसको फ्रंट पर लिखा हुआ है पूरा उनका वो सारा कुछ। लेकिन ये कहानी नहीं लिखी होगी कि हम जैसे बच्चे लिख रहे थे वहाँ पर पढ़ने। और अब तो पता नहीं इतनी उम्र हो रही होगी, उस टाइम भी बुजुर्ग थे, मतलब बाल सफ़ेद हो गए थे तो सब किसी के जल्दी हो जाता। चलिए जी, मैं आता हूँ कैपेसिटिव रिएक्टेंस में। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस में चीज़ और भी बताइए। जैसे आप 12th क्लास में है ना, तो आप ऐसे तो नहीं लिखते इसको, नीचे लिख देते हो कि मतलब इसका मतलब ही 12th है, इसका मतलब ही 12th है। और मैंने कई स्कूलों में भी लिखा हुआ देखा है कि क्लासरूम के बाहर गए ना, तो क्लासरूम के बाहर लिखा हुआ 2nd स्टैंडर्ड। ये ND अगर लगा रहे हैं या 3D या RD लगा रहे हैं, तो वो उसके अगर ND लगा रहे हैं तो 2 लिख दो आप, मैथमेटिकल नंबर में लिखिए, रोमन न्यूमरल में नहीं। रोमन न्यूमरल का इसका मतलब ही डबल I अगर आपने लिख दिया, इसका मतलब ही 2nd है। चलिए जी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस पर आते हैं। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस में क्या है कि ये जो 1/ωc है, यही रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक। चलिए जी, देखते हैं आगे। इस चीज़ को नोट कर दीजिए, कैपेसिटिव रिएक्टेंस वी कंपेयरिंग द रिलेशन I0 इज इक्वल टू comparing the relation I0 is equal to E0 upon
Taking the relation I naught is equal to E naught upon 1 upon omega c. With the ohmic relation, I naught is equal to E naught upon R. ठीक है, तो अगर इनको कंपेयर करें तो फिर वही वाली कहानी जैसे यहाँ पर नोटिस करें वैसे ही आप इधर नोट कर लेंगे कि वी फाइंड दैट द फैक्टर 1 upon omega c is the we find that the factor 1 upon omega c, factor 1 upon omega c is the effective resistance offered is the effective resistance offered by a capacitor to the flow of AC fluid. Capacitor to the flow of AC through it. Flow of AC through it. It is called capacitive reactance and is denoted by XC. It is called capacitive reactance and is denoted by XC. And is denoted by XC. So XC is equal to 1 upon omega c is equal to 1 upon 2 pi f c. ये हो गया. तो यहाँ से हम ये कहेंगे कि ऐसा यूनिट ऑफ XC is also known also ohms. उसके बाद है for AC के लिए निकालना है for AC XC is inversely proportional to F. ये फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया. और जब DC की बात करेंगे for DC XC क्या हो जाएगा 1 upon 0, क्योंकि डीसी के केस में क्या होता है फ्रीक्वेंसी 0 हो जाती है ना, 1 upon 0 यानी कि इनफाइनाइट हो. नोट करें, thus a capacitor allows AC to flow through it easily. Thus a capacitor allows AC to flow through it easily, but offers infinite resistance to the flow of DC. But offers infinite resistance to the flow of DC. Thus, the capacitor blocks DC. Capacitor blocks DC.
चैप्टर 2-3 में जो कैपेसिटर वाला पूरा पढ़ा तो गलत हो जाएगा, कैसे? करंट ही नहीं फ्लो कर रहा है। देखिए क्या है, वो बोल रहे हैं कि कैपेसिटर अलाउज एसी टू फ्लो थ्रू इट इजीली, कि कैपेसिटर अपने अंदर से एसी को तो फ्लो करने देता है, बट ऑफर्स इनफाइनाइट रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ डीसी, बस कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी। तो कैपेसिटर जो है वो कैपेसिटर तो डीसी को ब्लॉक करता ही करता है। हमने क्योंकि चैप्टर नंबर 2 में जो पढ़ा था तो वो कहीं से कहीं तक गलत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे हमने हमेशा जब भी देखा तो हमने ये देखा कि कैपेसिटर के आगे करंट फ्लो नहीं कर रहा है, कैपेसिटर जो है वो उसको ब्लॉक कर रहा है, ब्लॉक करके करके आता है उसको तो चार्ज हो गया है ना, तो चार्ज हो रहा है कैपेसिटर, और अगर वहाँ पर हमने बैटरी कनेक्ट नहीं करी है तो कैपेसिटर फिर करंट सप्लाई करता है, यानी कि वो करंट को निकालता है अपने अंदर से, यानी कि डिस्चार्ज हो गया। तो हमने जो भी कैपेसिटर के क्वेश्चंस करें उसमें हमने चार्जिंग और डिस्चार्जिंग वाला ही केस देखा है, ठीक है ना। तो उसमें कहीं पर भी ये नहीं सोचना कि भाई उसके अंदर से करंट इजीली फ्लो हो जाएगा, तो वो पूरे के पूरे करंट को एब्जॉर्ब करता है, रोकता है। अच्छा देखिएगा, हमने यहाँ पर देखा कि फॉर AC एक्सल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F, ठीक है। तो जो रिएक्टेंस है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अच्छा अब हमने ये कहा कि फॉर DC F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, F इज इक्वल टू 0, कि DC के केस में जो F है, जो फ्रीक्वेंसी है वो 0 होती है। तो जब फ्रीक्वेंसी 0 हो गई तो एक्सल इज इक्वल टू 0 हो गया, एक्सल 0 हो गया। तो हमने ये कहा कि दस एन इंडक्टर अलाउज DC टू फ्लो थ्रू इट इजीली, तो वो DC को अपने अंदर से बड़े आराम से फ्लो कर जाने देगा, ठीक। जब हम ग्राफ देखते हैं किसी भी उसका करंट का, तो DC का ग्राफ तो ये, ठीक है, कि टाइम के साथ साथ करंट की वैल्यू कांस्टेंट है, ठीक। अब वो बता रहा हूँ जिस चीज़ में आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करता है और बच्चे एग्जामिनर की बात में आके सचमुच में उसका साथ दे देते हैं और कहते हैं कि हाँ सर आप ठीक कह रहे हैं, ठीक है, कि भाई ज़्यादा बहस नहीं करनी है, ज़्यादा बहस करेंगे तो पता चला नंबर कट जाएगा, ठीक है। और फिजिक्स में ज़्यादातर टीचर्स यही सवाल पूछते हैं करके ये एक्सप्लेन करते हैं, ठीक। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें इस तरीके से ओमेगा टी लेते हैं, ये करंट आई होगी, ठीक है। तो ये करंट का फ्लो नहीं है, ये करंट का फ्लो नहीं है। करंट कैसे जाता है? ऑल्टरनेटिंग करंट जाता है आता है, जाता है आता है, जाता है आता है, लगातार ये करता है, ठीक है ना। तो अगर वो जा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि पॉजिटिव पीक की तरफ जा रहा है, अपनी पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच गया, ठीक है। तो वो यहाँ पर पहुंच गया और फिर वापस आ रहा है, तो वापस आ रहा है मतलब यहाँ 0 की तरफ आ गया, या वैल्यू उसकी घट रही है, घट रही है, और घटने के बाद में फिर पिछली डायरेक्शन में जब चला गया तो हम ये कहेंगे कि अब करंट की डायरेक्शन पिछली हो गई है, तो नेगेटिव होगा। ये करंट का फ्लो नहीं है, कोई भी ऐसे ना समझे कि करंट इस तरह से ऐसे फ्लो कर रहा है, लहराते हुए फ्लो कर रहा है, नहीं भाई, लहराते हुए कैसे फ्लो करेगा एक वायर में? वायर में तो करंट सीधा सीधा जाएगा ना, ठीक। अच्छा तो अब क्या कन्फ्यूज़न होता है वो सुनिए। यहाँ पर ये कह दिया गया कि AC में एक्सल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F। एक्सल क्या है? रिएक्टेंस, यानी कि जो अपोजिशन है। तो हम ये कहेंगे भाई AC की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है, अच्छा 50 है, तो जब फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा है तो इसका मतलब रिएक्टेंस भी बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, ज़्यादा होगा। रिएक्टेंस ज़्यादा होगा तो यानी कि वो पूरे के पूरे करंट को रोकने की कोशिश करेगा, तो उसका जो रिएक्टेंस है, रोकने की जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा है, AC को रोकने की कैपेसिटी ज़्यादा है। तो इसमें एग्जामिनर कैसे हो जाता है आप समझ में कि अब इंडक्टर आ गया, ये आ गया कि इंडक्टर, ठीक है। तो ये बहुत बकवास स्टेटमेंट है, ये ज़्यादातर एग्जामिनर देते हैं और ये जानने के लिए देते हैं, पता है उनको भी, वो ये जानने के लिए देते हैं कि बच्चा कहीं कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है कॉन्सेप्ट में, ठीक। तो वो कहेगा कि भाई ये जो है इंडक्टर जो है ये एक DC को अपने अंदर से फ्लो हो जाने देता है, आपको यहाँ से हो जाने देता है, AC को ब्लॉक करता है, यहाँ ब्लॉक करता है। डायग्रामेटिकली बताओ, ठीक है। अब आप डायग्रामेटिकली बताओ, डायग्रामेटिकली कैसे बताओ? तो आपको ये समझना है कि भाई ये दो चीज़ों के बीच में ग्राफ है। जैसे हम कहते हैं ना कि हम शेयर बाज़ार देखा, शेयर बाज़ार में ये है कि जनवरी में इतना, फरवरी में इतना, मार्च में इतना, रुपया और डॉलर, तो वो ऐसे ऐसे इस तरीके से ग्राफ करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि रुपया भागता जा रहा है ऊपर की तरफ, ये पार्ट है रुपये का दौड़ने का, नहीं। जनवरी में रुपी वर्सेस डॉलर रेट क्या था, फरवरी में रुपी वर्सेस डॉलर रेट क्या था, मार्च में क्या था, तो ग्राफ है वही। तो अब टीचर ये बताता है कि ऑल्टरनेटिंग करंट आया है ना, पहले आया डायरेक्ट करंट सीधा आया, ये निकल गया आर पार इसमें से, है ना। डायरेक्ट करंट सीधा आया, निकल गया आर पार, ठीक है। तो कहेंगे कि हाँ भाई अच्छा, इस वजह से इंडक्टर बेटा पढ़ा नहीं तुमने ये डायरेक्ट करंट इस तरीके से, तो ग्राफिकली तुम्हें बनाना नहीं आता ये, है ना। तो डायग्राम आपको आना चाहिए। अच्छा ऑल्टरनेटिंग करंट आया, उलझ के रह गया इसमें,
पास कैसे होगा, उलझ कर रह गया इसमें ऑटोमेटिक करंट। तो फिर हाँ ये मैंने पढ़ा है ना। तो आप एक्टिंग कर रहे हैं सर? हाँ हाँ, और भी तो क्या समझ गए होंगे बात। मुझे लगा आप मुझसे कह रहे कि तुमने पढ़ा नहीं। अरे नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि अब आप 12th में हो और आप अपने सीनियर्स से तो क्या पूछेंगे, जिनके भी कांटेक्ट में अगर आप हैं तो पूछिएगा। एग्जामिनर ये कहेगा कि डायरेक्ट करंट आया और आर पार निकल गया, ठीक है, क्योंकि देखो सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड का बीच का स्पेस खाली है, तो डायरेक्ट करंट को कहाँ रोक पाएगा, निकल गया तो निकल गया। ऑल्टरनेटिंग करंट आया तो उलझ कर रह गया, इसमें नहीं जा पाएगा आगे तक। इसीलिए इंडक्टर अलाउज डीसी टू पास थ्रू इट बट अपोजेस द फ्लो ऑफ एसी थ्रू इट, ये एसी को रोक देता है, ठीक है। तो आप कहेंगे नहीं सर ये नहीं है, अब आप मेरी बात सुन लो कि वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एसी के केस में फ्रीक्वेंसी होती है तो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है, इंडिया में स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी है, तो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, तो रिएक्टेंस भी बहुत ज़्यादा है। रिएक्टेंस क्या होता है, रेसिस्टेंस, यानी कि ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है तो ज़्यादा रेसिस्टेंस है, मतलब ज़्यादा रोकेगा वो उसको, तो वो रोकेगा, वो अपने अंदर से पास नहीं होने देगा उसको, तो उसने एसी को ब्लॉक कर दिया। और जब हम बात करते हैं डीसी की, तो डीसी में फ्रीक्वेंसी 0 है, तो फ्रीक्वेंसी 0 है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 0 डाला तो आपका एक्सएल यानी कि एक तरह से रेसिस्टेंस, इंडक्टर जो रेसिस्टेंस ऑफर कर रहा है उसको रिएक्टेंस बोलते हैं, वो रेसिस्टेंस ही खत्म हो गया, 0 हो गया, रेसिस्टेंस है ही नहीं, तो डीसी को आराम से फ्लो करने देता है। रेसिस्टेंस या रिएक्टेंस क्या होता है, अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, तो वो अपोज कर ही नहीं रहा, ठीक है। ये तो कहानी इसकी हो गई। अब आते हैं ये कैपेसिटर पर। तो कैपेसिटर की कहानी ये होती है कि कैपेसिटर का हमने ये देखा कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी में, फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हम ये जानते हैं कि इंडिया में फ्रीक्वेंसी कितनी 50 हर्ट्ज, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है। अच्छा, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है तो रेसिस्टेंस यानी कि रिएक्टेंस उतना ही कम हो गया, उतना ही कम हो गया। तो कम होने का मतलब क्या है कि अगर आपने एसी करा, एसी अगर आपने सप्लाई करा, तो कैपेसिटर बड़े आराम से कहेगा भाई मेरा तो रिएक्टेंस बहुत कम है, मैं तो एसी को ब्लॉक कर ही नहीं रहा हूँ, जाओ आराम से, समझ गए। अच्छा, और जब हम बात करेंगे डीसी की, तो डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट, तो डायरेक्ट करंट जैसे ही आया तो डायरेक्ट करंट में हमने कहा कि अच्छा जो ये जो फ्रीक्वेंसी है होती ही नहीं है, तो इसका मतलब इसका रिएक्टेंस कितना हो गया, इनफाइनाइट, इतना बड़ा, बहुत बड़ी वैल्यू हो गई। तो बहुत बड़ी वैल्यू हो गई मतलब एक करंट पास करके दिखा दे, और पास ही नहीं कर सकता, हमने इनफाइनाइट वैल्यू का रिएक्टेंस ऑफर करा है, तो हम सारे के सारे करंट को रोक देते हैं, तो सही तरीका ये हो गया। अब इसमें कैसा पागल बनाया जाता है, वो देखिए कि जी ये रहा कैपेसिटर, डायरेक्ट करंट आ गया है ना, कैसे पास करेगा, नहीं निकलेगा, ऑल्टरनेटिव करंट आया, ये जंप मार के निकल गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से बताया जाता है कंफ्यूज करने के लिए कि बच्चे ने सही कॉन्सेप्ट पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। और 1 नंबर में क्वेश्चन भी आता है, 1 नंबर में क्वेश्चन भी आता है, सीबीएसई में भी क्वेश्चन आया है, ऐसे बनाकर दिखा देंगे डायग्राम कि चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। तो चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव में आप ये ऑप्शन कैपेसिटर में, कैपेसिटिव रिएक्टेंस में आप डालेंगे एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ, ठीक है, और इंडक्टिव में क्या डालेंगे, एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, ठीक है। तो ये बिल्कुल बकवास स्टेटमेंट है, इसमें टीचर उलझा देते हैं जनरली बच्चों को, ठीक है। तो आप कहते हैं ना कि सर देयर इज नो एज सच, देयर इज नो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। इसमें क्या है कि सब कुछ फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, उधर फ्रीक्वेंसी है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो वो एसी को ब्लॉक कर देगा, ठीक है, और डीसी को फ्लो होने देगा। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो वो एसी को फ्लो होने देगा और डीसी को ब्लॉक कर देगा। ये मतलब इंडक्शन में क्या होगा, जितना करंट चेंज होगा, मतलब करंट का रास्ता चेंज हो रहा है, उतना ही बैक ईएमएफ लगेगा, और जिस तरफ करंट होगा उसका अपोज करेगा, क्योंकि सेल्फ इंडक्टेंस में यही होता है, सेल्फ इंडक्टेंस कि जहाँ पे करंट एक्सेलरेट करता है वहाँ पे उसके अपोजिंग करंट इंडक्टर जनरेट करता है। तो इसलिए जितनी बार करंट चेंज होगा, जितनी ज़्यादा एंगुलर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, उतना ही करंट को जाने में दिक्कत होगी, उतना ही करंट को जाने में दिक्कत होगा। कैपेसिटर में क्या है कि एक बार कैपेसिटर चार्ज हो गया तो करंट को फ्लो होने नहीं देगा, तो फ्लो नहीं होने देगा, और जब तक वो आ रहा है तो तब तक वो उसको रोक रहा है, तो मतलब अपने अंदर रेसिस्ट करता जा रहा है, करता जा रहा है, पोटेंशियल दोनों कैपेसिटर और बैटरी का, और जैसे ही बराबर हो गया तो फुल चार्ज हो गया, तो रोक ही दिया। और फिर जब अगर हमें उसकी उल्टी डायरेक्शन में करंट ले जाना है, क्योंकि एसी में उल्टी डायरेक्शन में जाते ही है, और कैपेसिटर हमें उसको हेल्प करेगा उल्टी डायरेक्शन में भेजने के लिए। वो क्यों करेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी चार्ज है, हल्का सा ऑलरेडी उसमें चार्ज होता ही है, तो कंटिन्यूअस चार्जिंग डिस्चार्जिंग चार्जिंग डिस्चार्जिंग कैपेसिटर की चलती है। अगर कैपेसिटर लगा हुआ है और हम एसी सप्लाई कर रहे हैं तो कंटिन्यूअस चार्जिंग और डिस्चार्जिंग चल रही है। हमारा जो ये फैन चल रहा है इसमें भी कैपेसिटर है, ठीक है। तो
ऐसा अगर मान लीजिए इसमें हम डीसी सप्लाई कर देंगे तो वो मेल्ट हो जाएगा कैपेसिटर, कैपेसिटर ही मेल्ट हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर हम एसी सप्लाई कर रहे हैं तो जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर बैटरी में यूज़ करा जाता है, तो क्या है कि चार्ज हुआ उतना ही डिस्चार्ज हो गया, चार्ज हुआ उतना ही डिस्चार्ज हो गया, तो कैपेसिटर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो एसी में वो ब्लॉक करता है, तो जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ उसको लगाते हैं, ठीक है जी। चलिए जी, तो ये दो तरीके के हमारे रिएक्टेंस हो गए। ऑनलाइन वाले बच्चे बताने क्लियर है यहाँ तक? हमारे स्पीकर में और माइक में कुछ दिक्कत है, फिर आवाज़ ही नहीं आती उधर से। चलिए अगला देखते हैं। तो ये रिएक्टेंस हमने बीच में छोड़ दिए थे, ये अब कर लिया। अब इसके बाद मैंने RL और RC करा दिया था सब, RC LC करा था। सीरीज अगर L और C ये दोनों सीरीज में लगे हुए हैं तो क्या करेंगे वो देखिए। L हो गया, ये C हो गया, ठीक है। अच्छा इसके बाद हम ये कहेंगे यहाँ से करंट निकला I, क्योंकि सीरीज में है तो सीरीज में करंट तो दोनों में सेम रहने वाला है। हमने कहा कि करंट को ऐसे लिखो I, अच्छा इंडक्टर के केस में करंट लैग करता है लीड करता है? लैग करता है, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि करंट को मैंने ऐसे दिखा दिया नीचे की तरफ, तो लीड हो गया 90 डिग्री है। लैग ही तो हुआ, अच्छा करंट लैग हो गया। करंट लैग करना। एक मिनट, चलिए जी इसके बाद क्या करेंगे, कैपेसिटर की बात करेंगे। तो कैपेसिटर में क्या होगा, कैपेसिटर में करंट लीड करता है। मुझे तो करंट को ऐसे ही दिखाना है, तो मुझे हॉरिजॉन्टली दिखाना है इस तरीके से, इसको आई को ऐसे दिखाएंगे ऊपर करके। सही है। तो एक तरफ करंट लैग बिहाइंड बाय 90 डिग्री, एक तरफ करंट लीड अहेड बाय 90 डिग्री, ये हो गया, ठीक है। अच्छा और इधर जो वोल्टेज होगी हमारी वी है, उसको हम क्या बोल देंगे, एक्सएल इंटू आई। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वी सी, उसको क्या बोल देंगे, एक्सी इंटू आई। कैपेसिटर रिएक्टेंस आई आर। अच्छा अब
हम डायग्राम बनाएंगे इनका। अब मुझे ये बता दो कि VL और VC में कितना फेज डिफरेंस होगा? 180 180 डिग्री समझ गए VL और VC में। तो अब इसका हम फेजर डायग्राम जो है वो बनाते हैं। ये ऐसा बनाएंगे। बता दीजिएगा किसी को ना आए तो। ये हमने बनाया VL, ये हो गया VL। VC को थोड़ा छोटा बनाएंगे। बताओ भाई, जैसे VL है तो VL क्या हो गया, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर है ना। वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर को कैसे निकालेंगे कि I में हम XL को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो VL इज इक्वल टू I इंटू XL क्या है, ओमेगा L। तो VL इज इक्वल टू I इंटू 2πf इंटू L। तो VL जो है वो बड़ी वैल्यू होने वाली है, ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी उसमें मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। और जब मैं VC की बात करूँगा तो भाई VC क्या है, भाई वोल्टेज क्या होती है, करंट इंटू रेजिस्टेंस ना। और जब मैं कैपेसिटर की बात करूँगा तो कैपेसिटर का रेजिस्टेंस होता है XC, उसी रेजिस्टेंस को हम बोल देते हैं कैपेसिटर रिएक्टेंस। और XC की वैल्यू कितनी है, अभी देखी थी 1/ωc। VC इज इक्वल टू I इंटू 1/2πfc। यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, फ्रीक्वेंसी, कैपेसिटेंस, ये सारी वैल्यू नीचे आ रही है, करंट को डिवाइड कर रही है, वो करंट में मल्टीप्लाई हो रही है। तो VL हमारे पास बड़ी मल्टीप्लाई है, VC छोटी होती है। सर बट कैपेसिटेंस तो माइक्रोफैराड्स में होता है। कैपेसिटेंस माइक्रोफैराड्स तो में सर 10 की पावर 6 जो है वो ऊपर चले जाके ऊपर चला जाएगा। पावर 6 बन हाँ जाएगा। हाँ, वही चीज़ है, वो बहुत बड़ी वैल्यू हो गई, ठीक है। और ये जो है, जो इंडक्टेंस है, ये इंडक्टेंस भी जो है वो आपका ये माइक्रो में या मिली में होता है, और वो चीज़ नीचे चली जाएगी, वो बहुत छोटा हो जाएगा। तो हम ये कहेंगे कि दोनों को स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करके और फिर वैल्यू लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो वैल्यू है वो वैल्यू कोई वैसा नहीं होगा, जो मैग्नीट्यूड आएगा, मैग्नीट्यूड इसका बड़ा ही आएगा, इसका छोटा है, ठीक है। उसका रीज़न ये है कि जब हम इंडक्टेंस की बात करेंगे तो इंडक्टेंस हमेशा जो आपके पास आएगा वो 4000, 5000, 6000, वो इतनी वैल्यू का इंडक्टेंस आएगा, ठीक है। और यहाँ पर माइक्रो में या मिली में इस इतनी होने वाली, मतलब मैथमेटिकल वैल्यू अगर आप देखेंगे तो वो इसकी इससे ज़्यादा ही होगी। चलिए, तो हमने क्या करा कि VL ये हो गया और VC ये हो गया, और ये आप समझ रहे होंगे कि इनके बीच में 180 डिग्री क्यों है, ठीक, क्योंकि VL ऐसे जा रहा है और VC ऐसे जा रहा है, तो एक चीज़ ऊपर और एक चीज़ नीचे, तो दोनों में कितना एंगल हो गया, 180 डिग्री का, ठीक है। अच्छा, और अब इन दोनों का अगर हम ये बनाएंगे तो भाई EMF कहाँ पर जाएगा, तो EMF एक्जेक्टली इनके बीच में से निकलेगा। सर वेक्टर एडिशन करें तो वेक्टर एडिशन करें तो क्या हुआ, सर VL ग्रे पे आएगा ना। देखिए वेक्टर एडिशन किस तरीके से होगा, हम ये देखेंगे कि जब भी इनको वेक्टर एडिशन इसका करना होगा तो ये जो VL है और ये जो VC है, ठीक, तो हम इसको ना ऐसे दिखाएंगे, थोड़ा सा बड़ा कर दो और बड़ा करके बस एरो लगा कर छोड़ दीजिए। अब इस एरो के पीछे भी एक कहानी है, एरो के पीछे ये कहानी है कि ये जो इसका एरो है, एरो लगा हुआ है, जैसे यहाँ पर भी एरो लगा हुआ है, इस एरो का मतलब क्या है, एरो क्यों बना रहे हैं, है ना। हमने जो ग्राफ बनाया है, ग्राफ में तो डॉट बनाना चाहिए, एरो क्यों बना रहे हैं। एरो का मतलब ये है कि भाई ये वैल्यू कहाँ तक जा रही है हमें नहीं पता, ये वैल्यू कहाँ तक जा रही है हमें नहीं पता, तो ये चलती जाएगी। किस पर डिपेंड करेगा, ये फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा। भाई फ्रीक्वेंसी कम है या ज़्यादा है ना, तो उस पर डिपेंड करेगा। हमने कहा कि फ्रीक्वेंसी को फिक्स कर दिया, चलिए
फ्रीक्वेंसी को फिक्स कर दिया तो अब किस पर डिपेंड करेगा, कैपेसिटर की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। करंट जो है वो भी ऑल्टरनेटिंग करंट है, ऑल्टरनेटिंग यानी कि बार बार चेंज हो रहा है, तो करंट की वैल्यू पर तो हम ये कहेंगे कि इसकी एक फिक्स वैल्यू नहीं हो सकती, इसलिए हमने एरो बनाकर छोड़ दिया। तो इसी तरीके से अगर हम इन दोनों का वेक्टर सम लेने लगे तो भाई इनका वेक्टर सम पॉसिबल नहीं है, और इसी वजह से ये सर्किट भी प्रैक्टिकल नहीं है। ये वाला जो सर्किट, इसी वजह से जो सर्किट है वो आप ये देखिए टीचर ने करवा दिया है, लेकिन ये सिलेबस में आपके नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको नोट्स में भी एलसी सर्किट इंक्लूड करके नहीं दूंगा। ये रेसिस्टेंस के साथ काम करता है, रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, ये तीनों साथ काम करते हैं, तो उसको एलसीआर सर्किट या आरएलसी सर्किट बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है कि भाई अगर मैं वीएल और वीसी का जो वीएल का और वीसी का अगर मैं वेक्टर सम निकालूँ तो वेक्टर सम कहाँ निकलेगा, तो कैसे कि भाई वीएल से मैं वीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करूँ, वीसी से वीएल के पैरेलल लाइन ड्रॉ करूँ, तो हाँ इसके ऊपर ही घूमते हैं। बीएल मेरे पे कहीं पे पॉइंट आना चाहिए, हाँ बिल्कुल, तो माइनस ही रहेगा भाई ऐसा होगा कि जैसे हम वीएल की बात करेंगे, वीएल से मान लीजिए वो हमारे पास है, ये एक तो ये हो गया और एक ये, ठीक है। तो अगर इनका वेक्टर सम निकालना होता है तो वेक्टर सम निकालने के लिए यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ से पैरेलल, तो भाई ये वाला वेक्टर है, जैसे ये वीएल है, तो इस वेक्टर से मान लीजिए ये वेक्टर है, तो डी वेक्टर के पैरेलल ड्रॉ करूँगा ना, इससे सी के पैरेलल आप कहाँ ड्रॉ करेंगे, तो आप कहेंगे कि आप तो अलाउंग की लाइन खींच लीजिए अपने सिस्टम, ठीक है। और इसी तरीके से जो सी है, सी से हम ये कहेंगे कि नहीं यहाँ पर खींच लीजिए, तो प्रैक्टिकली ये वाला जो सर्किट है पॉसिबल है, ठीक है। इस वजह से ये कराया भी नहीं जाता, सिलेबस में नहीं, ठीक है। एल और सी साथ साथ काम नहीं करें, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद जो मेन चीज़ जो सिलेबस में दे रखी है एलसीआर सीरीज सर्किट, ठीक है। हेडिंग डालिएगा एलसीआर सीरीज सर्किट, छोड़ दो अगली क्लास में खाना बढ़ता है, ठीक है। एलसीआर सीरीज सर्किट कल करवाता हूँ मैं, वही नाइट में ले रहा हूँ क्लास उस टाइम। और दूसरा मैं सभी को बता रहा हूँ कि आप लोगों की स्कूल की छुट्टी कब है, रक्षाबंधन की बता दूँ।